नमस्कार सभी को। आज आधुनिक भारत का दूसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। और मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। और ये दोनों पार्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आप वो कर ले जाएंगे, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम 90% तो आप क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। और ये आने वाले बिहार के एग्ज़ाम जो हैं, एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल के, और बिहार टीचर के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, सीजीएल, बिहार एसआई और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा नील की खेती के लिए किसानों का शोषण। किसानों को 3/20 भाग जमीन पर जबरन नील उगानी पड़ती थी, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता था। अगला सवाल है, गांधी जी को चंपारण जाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। अच्छा, राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने गए थे, और वो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। ठीक है, ये लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। अच्छा, राजकुमार शुक्ल एक स्थानीय किसान थे, चंपारण के ही, जिन्होंने गांधी जी से मदद की अपील की थी। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की सहायता किन लोगों ने की? इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला सवाल है, खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा अकाल और भारी कर वसूली। गांधी जी ने गुजरात के किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था का कारण क्या था? इसका सही जवाब होगा मजदूरों की वेतन में वृद्धि की मांग। अच्छा, गांधी जी ने अनशन कर मालिकों को मजदूरों की मांग मानने के लिए मजबूर किया था। अच्छा, ये गांधी जी का पहला अनशन था भारत में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1 अगस्त 1920 में। इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया था। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था के विरोध में। साथ ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी इसे शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन में किस वर्ग का सबसे अधिक योगदान था? इसका सही जवाब होगा किसान, श्रमिक, छात्र, वकील और व्यापारी। सभी वर्गों ने ब्रिटिश शासन का आर्थिक और सामाजिक रूप से विरोध किया। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? इसका सही जवाब होगा 4 फरवरी 1922। ठीक है, और ये कहां हुआ था? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ओके। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया? इसका सही जवाब होगा 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। उन्होंने हिंसा के विरोध में आंदोलन रोकने का निर्णय लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो उन्हें 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा हुई थी। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1919 में।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही जवाब होगा मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली और गांधी। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों समर्थन दिया? तो इसका सही जवाब होगा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए। उन्होंने इसे असहयोग आंदोलन से भी जोड़ा था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1920 में। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंदर नाथ सन्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने इसे संगठित रूप दिया था। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट इसके संस्थापक का पूछा जाए तो आप सचिंदर नाथ सन्याल का ही नाम लेंगे। काकोरी कांड 1925 का संबंध किस संगठन से था? इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। इस कांड में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रयास किया था। अगला सवाल है, काकोरी कांड के कारण किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लिहारी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका सही जवाब होगा 1928 में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA नाम दिया गया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसे नया स्वरूप दिया था। ठीक है, अगर इसके संस्थापक का नाम पूछ दिया जाए तो आप चंद्रशेखर आजाद ही मारेंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में ना हो तभी भगत सिंह मारेंगे। अगला सवाल है, HSRA का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था? इसका सही जवाब होगा सेंट्रल असेंबली बम कांड जो 1929 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया था। अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद को कब और कहां शहीद किया गया? इसका सही जवाब होगा 27 फरवरी 1931। याद रखिएगा, कम से कम ईयर याद रखिएगा। कहां पे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से घिरने पर खुद को गोली मार ली थी। अगला सवाल है, भगत सिंह ने किसकी हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्ड्स को गोली मारी थी? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह पर कौन से दो बड़े मुकदमे चले थे? इसका सही जवाब होगा सैंडर्स हत्या मामला और असेंबली बम कांड। दोनों मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। भगत सिंह की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इसका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931। राजगुरु और सुखदेव को साथ में ही फांसी दी गई थी। कहां पे दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में। अगला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा किस मुकदमे में हुई थी? इसका सही जवाब होगा लाहौर षड्यंत्र केस। साइमन कमीशन क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में संगठित एक संवैधानिक सुधार आयोग था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज ही थे, हिंदुस्तानी एक भी सदस्य इसमें नहीं था। अच्छा, अगला सवाल है, साइमन कमीशन को भारत भेजने की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 8 नवंबर 1927। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध में
सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका सही जवाब होगा साइमन गो बैक। अच्छा, इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज ही थे, इस कारण इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध किस शहर में हुआ? इसका सही जवाब होगा लाहौर। 17 नवंबर 1928 को पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय पर गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के विरोध में किस भारतीय नेता ने अंग्रेजों का साथ दिया? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मुस्लिम लीग की ओर से इसका समर्थन किया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारत में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? इसका सही जवाब होगा 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे हुई थी? अंग्रेज के अधिवेशन में हुआ था, और ये लाहौर में किया गया था ये अधिवेशन 31 दिसंबर को। इल्बर्ट बिल को किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन के विधि सदस्य सर कर्टन इल्बर्ट ने 1883 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। अगला सवाल है, दांडी मार्च कहाँ से और कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और कब? 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया था। दांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी? इसका सही जवाब होगा लगभग 241 मील। किलोमीटर में 388 किलोमीटर। दांडी यात्रा कुल 24 दिन तक चली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, की शुरुआत कैसे हुई थी? इसका सही जवाब होगा दांडी मार्च से। 6 अप्रैल को दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। ब्रिटिश कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं ने। यरवदा जेल पुणे में जो है, तो यरवदा जेल में गांधी जी को बंद किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय ने के शासनकाल में दांडी मार्च हुआ था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इसका प्रभाव क्या था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति देने का वादा किया था। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब होगा 3। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया? इसका सही जवाब होगा पूर्ण स्वराज और छुआछूत उन्मूलन। लेकिन दलित प्रतिनिधि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग उठाई। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद किस मुद्दे पर था? इसका सही जवाब होगा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पर। बाद में पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था के जरिए यह मतभेद सुलझा। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर क्या किया था? तो वे भारत लौटकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद फिर से। अगला सवाल है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, बी आर अम्बेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का मुख्य परिणाम क्या रहा? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यह ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए बना सबसे बड़ा कानून था। अगला सवाल है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? तो इसका सही जवाब होगा रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? तो अलग अलग समुदायों को अलग अलग निर्वाचन प्रणाली देना। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका समर्थन किया लेकिन गांधी जी ने विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 23 जनवरी 1997 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे बंगाली कायस्थ परिवार से थे और उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1919 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा। लेकिन 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस को कौन सा प्रसिद्ध उपनाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने दी थी जब वे भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद मांगने जर्मनी गए थे। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1939 में हुआ था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा को मजबूत करना था। अगला सवाल है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान में रासबिहारी बोस और भारतीय युद्ध बंदियों के साथ हुई थी। सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था। बाद में 1943 में रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था। ठीक है, कब सुभाष चंद्र बोस के पास इसका नेतृत्व कब आया था? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व तो 1943 में आया था। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943। आजाद हिंद सरकार भारत की एक अस्थायी सरकार थी। इसे जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों ने मान्यता दी थी। अगला सवाल है 1944 में आजाद हिंद फौज ने किस भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। अगला सवाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना है। ठीक है, हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई विवाद हैं और आज भी एक
रहस्य माना जाता है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब होगा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 1942। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? इसका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1942 को बंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, में कांग्रेस के अधिवेशन में। इसे ग्वालियर टैंक मैदान, अब इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का क्या नारा था? तो इसका सही जवाब होगा करो या मरो, भारत छोड़ो। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का क्या नारा था? तो इसका सही जवाब होगा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने जनता से अंतिम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आह्वान किया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही दिन क्या किया? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल सहित कई सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में नजरबंद किया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी का क्या हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कस्तूरबा गांधी का निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगा खां पैलेस में ही हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई थे, उनकी भी जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी की सबसे बड़ी भूल कहा? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने इसे अनावश्यक उग्रता बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उग्रवादी युवा नेताओं में कौन सब प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने गुप्त रूप से आंदोलन को संगठित किया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस वर्ग का समर्थन नहीं मिला? तो इसका सही जवाब होगा कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं का। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। अगला सवाल है, आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का झंडा किसने फहराया? तो इसका सही जवाब होगा अरुणा आशफ अली। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा वह आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। ठीक है, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता शुरू की। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। इसका गठन मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब अलग राष्ट्र की मांग की? तो इसका सही जवाब होगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव, इसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? इसका सही जवाब होगा लखनऊ समझौता। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष
अंबिका चरण मजूमदार थे। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बाल गंगाधर तिलक ने समझौता कराया था। ठीक है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ही समझौता करवाया था, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है ये सवाल। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 को। इस दिन हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। कोलकाता, बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। मुस्लिम लीग का मुख्य नेता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। वे कायदे आजम यानी महान नेता कहे जाते थे। अगला सवाल है, अच्छा मतलब अगर पूछा जाए कि कायदे आजम किसे कहा जाता था, आप मोहम्मद अली जिन्ना ही मारिएगा। ठीक है, हालांकि ये मतलब दुष्ट आदमी ही थे, लेकिन मारिएगा इन्हीं को। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया था? इसका सही जवाब होगा क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग को छोड़ना नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीग का विरोध करने वाले मुस्लिम नेता कौन थे? इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद और खान अबुल गफार खान। ये नेता अखंड भारत के समर्थक थे। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा किस अधिनियम से मिली? इसका सही जवाब होगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। इससे मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ी और वह प्रभावशाली बनी। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा मार्च 1942 में। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में संवैधानिक सुधार के लिए भेजा गया था। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन को भारत भेजने का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा भारत को युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन देने के बदले संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखना। ठीक है। क्रिस्प मिशन को भारत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सर स्टैफोर्ड क्रिस्प। वे ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता और युद्धकालीन कैबिनेट के सदस्य थे। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। भारत को एक संविधान बनाने का अधिकार होगा। किसी भी प्रांत को भारत से अलग होने की अनुमति होगी। संविधान सभा के चुनाव के बाद सरकार बनाई जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, कांग्रेस ने क्रिस्प मिशन को क्यों अस्वीकार किया? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं थी और प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या किया? तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब होगा 16 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन को भारत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था। कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे? तो इसका सही जवाब होगा पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे और भारतीय सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिस्प जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और A.V. अलेक्जेंडर जो रक्षा मंत्री थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था?
इसका सही जवाब होगा भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तय करना, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? इसका सही जवाब होगा संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार बनाना। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसमें भारत को एक रखा गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब होगा जुलाई 1946 में। इसमें कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में 296 में से 208 सीटें मिली, लेकिन मुस्लिम लीग ने बाद में इसका बहिष्कार कर दिया था। अगला सवाल है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। अच्छा, इस समय इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, मतलब वो अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 2 सितंबर 1946 को। इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। कैबिनेट मिशन की अंतिम विफलता क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता ना होना। इसके कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। अगला सवाल है आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही जवाब होगा 1914 में राजा राम मोहन राय ने। यह समाज सुधार के लिए भारत का पहला संगठन माना जाता है। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सही जवाब होगा 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। यह संगठन हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए बना था। किसमें सुधार लाने के लिए? तो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, जिसने सती प्रथा, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। एकेश्वरवाद का प्रचार और सामाजिक सुधार हुआ था। अगला सवाल है ब्रह्म समाज किस धार्मिक ग्रंथ को मान्यता देता था? तो इसका सही जवाब होगा वेदांत। ब्रह्म समाज ने वेदों की शिक्षाओं को तर्कपूर्ण तरीके से अपनाने का समर्थन किया था। अगला सवाल है ब्रह्म समाज को 2 भागों में कब और क्यों विभाजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1866 में आदि ब्रह्म समाज और नव ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया था। केशव चंद्र सेन के नए विचार के कारण यह विभाजन हुआ था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। 1850 में उन्होंने इस समाज की स्थापना की ताकि ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांत को बनाए रखा जा सके। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन, जो 1866 में उन्होंने ब्रह्म समाज को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा आधुनिक भारत के निर्माता। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। 1939 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तत्वबोधिनी सभा बनाई।
अगला सवाल है, आर्य समाज आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था और इसे किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा, आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो था, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में शुरू किया था। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1867 में मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया था। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा, ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में किया था। इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक अन्याय से मुक्ति दिलाना था। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा, 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस संघ की स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित कराया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, सेवा, आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा, 1870 में केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब हुआ था? 1870 में। इस संगठन ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा, 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा स्थापित इस सोसाइटी का किया गया था। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कब आई? तो इसका सही जवाब होगा, 1882 में। कहाँ आई थी? मद्रास में। मद्रास के कहाँ? अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा, ज्योतिबा फुले। इसमें ब्राह्मणवादी पाखंड और जातिवाद का विरोध किया गया। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो विश्व धर्म महासभा में भाषण दिया? तो इसका सही जवाब होगा, 1893। उनके अमेरिकी भाइयों और बहनों वाले संबोधन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अगला सवाल है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कब हुआ था? 1887 में लाहौर में। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना था? तो इसका सही जवाब होगा, 1836 में इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में, लखनऊ में किया गया था। यह संगठन किसानों को संगठित कर उनके हितों की रक्षा के लिए काम करता था। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, मुस्लिम समाज में शिक्षा और सुधार के लिए इसे शुरू किया। इसका प्रमुख कार्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। अगला सवाल है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा, 1875। यह बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU बना। भारत सेवक समाज, अच्छा इसकी स्थापना भी किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा, 1905 में
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुजन समाज सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज सुधार संघ की स्थापना की थी। यह संगठन दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानताओं की लड़ाई के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय अखिल दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसे समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। अगला सवाल है, सावरकर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई संस्था कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी। यह संगठन युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने का काम करता था। अगला सवाल है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1920 में बॉम्बे में। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने किया था। अगला सवाल है, आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? इसका सही जवाब होगा 1925 में केशव बलीराम हेडगेवार ने। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्रीयता को मजबूत करना था। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की और कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। इसका उद्देश्य दलितों को मुख्य धारा में लाना और उनके उत्थान के लिए कार्य करना था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय महिला परिषद की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा रमाबाई रानाडे ने 1904 में किया था। अगला सवाल है, महार सत्याग्रह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग के अधिकार के लिए किया गया था। अगला सवाल है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1924 में। इसका उद्देश्य दलित समाज को शिक्षित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। हरिजन शब्द किसने दिया और क्यों? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। दलित समाज को सम्मान देने के लिए हरिजन शब्द दिया था। महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए हरिजन सेवक संघ भी बनाया था। अगला सवाल है, भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सरला देवी चौधरानी 1910 में। ओके। पहली भारतीय शिक्षिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा सावित्रीबाई फुले। उन्होंने 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। अगला सवाल है, बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला सवाल है, युगांतर पत्रिका किससे संबंधित थी? इसका सही जवाब होगा क्रांतिकारी गतिविधियों से। इसे वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने शुरू किया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1928। यह भारतीय संविधान का पहला प्रस्तावित
ड्राफ्ट था। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। किस क्रांतिकारी ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था? इसका सही जवाब होगा सूर्य सेन। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा द बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित किया था। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो इसका सही जवाब है संवाद कौमुदी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। 1909 में ये पुस्तक निकाले थे। अगला सवाल है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ये ध्यान रखिएगा, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। गांधी जी ने यंग इंडिया अंग्रेजी और हरिजन अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती के माध्यम से अहिंसा, स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। अगला सवाल है, बंगदूत पत्रिका किससे संबंधित थी? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति सुधारने और सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रकाशित किया। अगला सवाल है, हिंदू पैट्रियट अखबार का संपादक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा गिरीश चंद्र घोष। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी इसका संपादन किया। अगला सवाल है, आनंद मठ किसने लिखी और इसका स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत दिया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना। अगला सवाल है, द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। अमृत बाजार पत्रिका मूल रूप से किस भाषा में थी? इसका सही जवाब होगा बांग्ला। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में ड्रेन थ्योरी यानी संपत्ति की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी और इसका क्या प्रभाव था? इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इस पुस्तक में सामाजिक सुधार, वर्ण व्यवस्था और स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझाया गया था। अगला सवाल है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी और इसमें क्या बताया गया है? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। इस पुस्तक में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास की गहराई से व्याख्या की गई है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने
भाग लिया था। पहले अधिवेशन के लिए पुणे को चुना गया था, ठीक है, लेकिन प्लेग महामारी के कारण इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। मुंबई में भी कहा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1886 कोलकाता में, ठीक है। इसमें कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना? तो इसका सही जवाब होगा 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी ब्रिटिश नागरिक को अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा 1888 के अधिवेशन में, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, और वो कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग उठाई गई? इसका सही जवाब होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ था स्वशासन। अगला सवाल है, 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। तिलक और गोखले के समर्थकों में मतभेद के कारण कांग्रेस दो गुटों में बट गई। अगला सवाल है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का क्या महत्व था? इसका सही जवाब होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, और ये समझौता कौन कराया था? तो ये समझौता तिलक जी करवाए थे। अगला सवाल है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन क्यों खास था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कहाँ के, कब बने थे? 1924 में बने थे। कहाँ का अधिवेशन था? तो ये बेलगाम का अधिवेशन था। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1929 लाहौर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला सवाल है, 1931 के कराची अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण संकल्प पारित हुआ था? इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों के से संबंधित संकल्प। इस अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकृति दी गई थी। अगला सवाल है, 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। अगला सवाल है, 1946 के मेरठ अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? इसका सही जवाब होगा भारत के विभाजन की स्वीकृति। इस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन का समर्थन किया गया। अगला सवाल है, कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में किस गीत को पहली बार गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1905 बनारस अधिवेशन। यह बंगाल विभाजन के विरोध में लिया गया पहला बड़ा राजनीतिक निर्णय था। अगला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बांकीपुर पटना 1912 में। राव बहादुर रघुनाथ सिंह माधोलकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? तो इसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई थी। अगला सवाल है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को से क्यों इस्तीफा दिया? इसका सही जवाब होगा गांधी जी से मतभेद के कारण। सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी के समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अगला सवाल है, 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के गया बिहार अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरी जो 1939 में हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता किया था इन्होंने, लेकिन बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया? तो इसका सही जवाब होगा 1901 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1947 दिल्ली में। इस अधिवेशन में स्वतंत्र भारत की नीतियों पर चर्चा हुई थी। अगला सवाल है, 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। कृपलानी ने भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1948 जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।